हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए कि लास्ट वीडियो तक मैंने इसके थ्योरी के जो है सारे पार्ट थे वो आपको समझाए हैं और आपको बोला था कि ये जो पार्ट है पर्टिकुलर के इनकम विच आर नॉट ट्रीटेड एज फैमिली इनकम। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर अपन को प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेवेंट अगर इस लेसन में कुछ है जिसका ध्यान रखना है तो बस वो यही थोड़ा सा एक हिस्सा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एचएफ में अलग से कोई तरह की खुद की अपनी थ्योरी अपने रूल्स कुछ भी नहीं होते। इसके अंदर वही सारे आपने जो बिजनेस इनकम है या आपकी सैलरी की इनकम है या फिर आपके अदर सोर्सेज हैं तो वही सारे हाउस प्रॉपर्टी के पॉइंट इसमें काम आते हैं। सैलरी भी इसमें मोस्टली क्वेश्चन में यूज़ नहीं आती। तो दैट मीन्स कि आपको खाली जो पहले आपने क्वेश्चंस किए हैं उसी बेस पर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं। बस ध्यान आपको एक चीज़ का रखना पड़ता है छोटा सा, और वो ये है कि जो उसके मेंबर्स हैं कब जो है उनकी इनकम उनकी खुद की पर्सनल इनकम में काउंट होगी और कब वो फैमिली इनकम में काउंट होगी, बस उसका थोड़ा सा आपको हिसाब किताब इसमें रखना है। तो ये पॉइंट्स आपने कॉपी में नोट कर लिए हैं और बोर्ड पे इसमें पूरा लिखा के एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम इसमें बोर्ड पे लिखने पे लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको जो है वो पहले बोला कि आप इसको नोट कर लीजिए और चाहे कॉपी में से चाहे बुक में से आप देख लें साथ में, और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पढ़कर इनको सारे पॉइंट्स को एक बार समझा देता हूँ। और जिनके पास बुक्स की कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे होगा पॉसिबल तो मैं उसके डिस्क्रिप्शन में जो है आप क्लिक करेंगे तो ये सारे पॉइंट उसमें अपन नोट भी कर देंगे। तो देखिए इसमें कि पहला पॉइंट है कि परिवार के किसी सदस्य द्वारा अपने व्यक्तिगत प्रयत्नों से प्राप्त की गई आय तथा उस सदस्य की पृथक संपत्ति से आय, ऐसी आय पर उस सदस्य पर व्यक्ति के रूप से कर निर्धारण होगा और भले ही उसके पुत्र हो। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल एफर्ट से कहीं जॉब करके कुछ बिजनेस करके या फिर कहीं पार्टनरशिप में पार्टनर बनकर काम करता है और वहाँ से उसको इनकम होती है या उसकी खुद की कोई पर्सनल एसेट्स है जो उसने खुद ने पैसा कमा कर ली है, जैसे कोई मकान है तो उसका जो किराया मिला है, तो वो सारी इनकम उसकी खुद की इंडिविजुअल की पर्सनल इनकम होगी जिस पर उस पर एज ए इंडिविजुअल अलग से असेसमेंट होगा। चाहे उसके पुत्र भी है तो इस पुत्र भी है इसके अंदर इन्होंने जो है वो इसलिए जिक्र किया है कि जैसे हम कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति की अगर पत्नी और बच्चे होते हैं तो वो खुद भी एक अलग से परिवार एक एचएफ बना सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर पुत्र होने से केवल ये नहीं है कि वो एक एचएफ हो गया है और उस पर एज ए एचएफ के हिसाब से जो है असेसमेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है कि पिता के निजी प्रयत्नों से प्राप्त संपत्ति की आय। तो यानी कि फादर ने अगर खुद ने कुछ एफर्ट्स किए हैं और अपने बेटे को किसी एसेट्स जो है वो संपत्ति दी है तो ऐसी आय पर पिता पर व्यक्ति के रूप से का निर्धारण होगा यदि पिता इस संपत्ति को अपने वयस्क पुत्र को गिफ्ट में दे देता है और वह पुत्र की व्यक्तिगत आय होगी, ना कि परिवार की। तो दैट मीन्स कि इसके अंदर ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया है कि अगर कोई मेजर जो है चाइल्ड होता है, मेजर सन होता है या मैरिड डॉटर होती है तो उनका खुद का असेसमेंट होता है। तो अगर पिता ने कोई एसेट्स जो है वो अपने पुत्र को गिफ्ट के रूप में दे दी और अगर वो खुद मेजर सन है 18 साल से बड़ा है तो फिर वो एसेट्स जो उसको ट्रांसफ़र करी है उसकी जो इनकम होगी वो उसकी बेटे की खुद की इनकम होगी, ना कि उसके पिता की। उसके बाद यदि पुत्र को पैतृक संपत्ति यानी पेरेंटल जो एसेट्स जो है वो मिलती है संपत्ति के रूप में पाता है तो आय परिवार की आय मानी जाएगी। तो दैट मीन्स कि जैसे फैमिली एसेट्स को डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसके कारण किसी व्यक्ति को जो है पिता से एसेट्स मिलती है तो वो उसकी इनकम जो है वो उसकी खुद की इनकम नहीं मानी जाएगी, वो फैमिली की इनकम के अंदर शामिल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति खुद कमाता है, सैलरी पर्सन है, उसने मकान खुद ने खरीदा है और अपने बेटे को उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो इसकी इनकम अगर वो बेटा 18 साल से बड़ा है तो ये इनकम उसकी खुद की इनकम मानी जाएगी। लेकिन दादाजी ने मकानों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक आपके पिताजी के नाम पे आ गया और वो पिताजी के नाम पे आया हुआ जो मकान था वो उन्होंने अपने पुत्र के नाम पे कर दिया, तो अभी भी इस मकान की जो इनकम होगी जो कि इस पुत्र को मिला है ये एचएफ की इनकम होगी, क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए खुद ने कोई व्यक्तिगत प्रयास करके उस संपत्ति को अर्जित नहीं किया है। आपको अगर याद हो तो आगे की थ्योरी में मैंने बताया भी था कि खुद के एफर्ट से जो एसेट जनरेट करते हैं और परिवार से जो मिलती है उन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और सारा अधिकार जो होता है पुत्र को
वो आपको पहले भी मिताक्षरा और दाया भाग के समय मैंने बताया है कि वो सिर्फ जो आगे से जो मिलती है आपको पैरेंटल जो है प्रॉपर्टीज़ होती है आगे से आगे, उसी पर बच्चे जो है वो अधिकार जमा सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर खुद के एफर्ट से कोई एसेट्स कमाता है, बनाता है, तो उस पर उसके बेटे जो है वो इस हिसाब से कि भाई पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाए, वो नहीं कर सकते हैं। पिता उस एसेट्स को जिसको खुद ने उसने बनाया है बेच सकता है, किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसका वो कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी को एकल स्वामी के रूप में एसेट्स से प्राप्त संपत्ति से आय, ऐसी संपत्ति की आय पर उसे व्यक्ति के रूप में कर देना होगा। यानी कि किसी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है अगर उसको एसेट्स दी जाती है तो उस पर भी एज अ इंडिविजुअल के हिसाब से जो है असेसमेंट होगा, फिर वो इनकम एचएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी, तो उससे उसको फ़ायदा ही होगा। अगर किसी व्यक्ति की जो है एकल जो है इसके अंदर स्वामी बोला गया है कि भाई उसकी जो वाइफ है उसको किसी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया, जैसे मान लो मकान ही है, जनरली ये मकान ज़मीन जायदाद यही होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं और कुछ होता नहीं है, ज़्यादातर वंशागत आगे से आगे जो पेरेंटल जो एसेट्स होती है, तो उसको कोई मकान उसके नाम कर दिया गया, तो अब उस मकान का किराया या उसको जैसे भी वो यूज़ करके अगर पैसा कमाएगी, तो अगर इसको एचएफ की इनकम माना जाएगा तब तो उसमें एचएफ की इनकम में से उसको एक हिस्सा ही मिलेगा। लेकिन अगर वो पूरी की पूरी एसेट्स उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है और उसकी इनकम उसी की इनकम होगी, तो इसका मतलब अगर साल का 2 लाख 3 लाख रुपए जो भी मिलेगा तो वो उसको मिल जाएगा, जिससे कि वो अपना जीवन आसानी से चला पाए। और अदरवाइज़ अगर इसको एचएफ की इनकम मान लिया जाए तो वो 3 लाख रुपए पूरी फैमिली को मिलेंगे और उसमें उसका जो भी हिस्सा बनेगा, चाहे 10वां हिस्सा बनता है या 20वां हिस्सा बनता है, तो एक थोड़ा सा अमाउंट ही उसको प्राप्त होता है। उसके बाद है चौथा पॉइंट कि यदि कोई अपना व्यक्तिगत व्यापार करता है, तो यदि कोई व्यक्ति या इसमें जो सदस्य है कोई अपना खुद का पर्सनल बिजनेस करता है तो उस पर एक इंडिविजुअल की तरह असेसमेंट होगा, और चाहे उसने फैमिली से लोन भी क्यों ना लिया हो। तो दैट मीन्स कि अगर परिवार का कोई सदस्य है, परिवार का बिजनेस होता है, उसके अंदर तो इतने सारे लोग होते हैं और हो सकता है कि भी जो वहाँ से जो इनकम होती है वो सफिशिएंट नहीं होती, तो वो ऐसा कर सकता है कि भाई फैमिली इनकम जो है वो उससे सफिशिएंट नहीं, तो अपना खुद का एक अलग बिजनेस भी चला सकता है और वहाँ से जो इनकम होगी, क्योंकि वो उसने खुद ने बिजनेस लगाया है, उसमें वो पैसा कमा रहा है, तो उसकी इनकम उसकी खुद की इनकम मानी जाएगी, ना कि फैमिली की। और अगर भले ही उसने बिजनेस चलाने के लिए अपनी फैमिली से पैसा लोन के रूप में लिया है, तो उससे भी परिवार उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकता कि पैसा हमने लगाया है। वो ऐसा पॉइंट अपन ने पहले पढ़ा है कि जिसके अंदर पैसा लगाने के कारण आपको कहीं लगाया गया है, जैसे मैनेजर, डायरेक्टर या फिर जो है पार्टनर आप बने हो, और उसका रीज़न सिर्फ ये था कि फैमिली ने पैसा लगाया है इसलिए आपको वहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वो इनकम फैमिली इनकम होगी। लेकिन यहाँ पर आप अपना खुद का बिजनेस लगा रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो वो पैसा जो मिलेगा वो आपकी पर्सनल इनकम होगी, ना कि फैमिली की। फैमिली से अगर आपने पैसा उधार लिया, लोन लिया है, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट चुका दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर बस बेसिकली थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे, अगर आपको पता चल जाएगा आराम से कि भाई अगर कोई व्यक्ति जो है एचएफ का मेंबर है और वो खुद के एफर्ट से कुछ भी कमा रहा है, तो वो उसकी इंडिविजुअल इनकम होगी, और वो इनकम इसलिए कमा रहा है क्योंकि एचएफ उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में फिर आपकी इनकम जो है वो परिवार की मानी जाएगी। उसके बाद अगला पॉइंट है कि परिवार के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किसी साझेदारी व्यापार में करने से होने वाली आय, और यह फर्म की आय मानी जाएगी। तो यानी कि फैमिली मेंबर जो है वो कहीं पार्टनरशिप के अंदर है, तो ये एज अ फर्म इनकम के तौर पर एचएफ के अंदर शामिल होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये पॉइंट पहले भी मैंने पूरा एक अलग टॉपिक करके बता दिया था, इम्पार्टिबल एसेट्स, यानी कि अगर कोई एसेट्स ऐसी है जिसको हम पार्टीशन नहीं कर सकते, जैसे कोई मकान हो गया या कोई ज्वेलरी हो गई, गाड़ी हो गई, या इस तरह की कोई चीज़ है जिसको हम बांट नहीं सकते, तो ये मैंने पूरा अच्छे से आपको पहले एक्सप्लेन करके बता दिया है कि ये जनरली जो आपका सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसके नाम पर इसको ट्रांसफ़र करते हैं, और नहीं तो फिलहाल इसमें अपन यूँ भी याद रख सकते हैं कि जिसके पास अभी ये एसेट्स है, जो इसका मालिकाना हक लेके बैठा है, या मान लीजिए कि अगर ये एसेट्स आपने किराए पे दी है, तो उसका किराया जिसको प्राप्त हो रहा है वो उसका मालिक होगा, और उसकी इनकम उसी के लिए टैक्सेबल होगी, उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और उसके बाद अगला पॉइंट इसके अंदर है 7th कि यदि
कोई एचयूएफ परिवार का सदस्य अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने परिवार की संपत्ति में परिवर्तित कर देता है। तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये पॉइंट अपने काफ़ी सारे इसके पॉइंट जो है क्लबिंग और कैरी फॉरवर्ड वाले लेसन में आपके आ चुके हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी एसेट्स खुद की एचयूएफ को ट्रांसफ़र कर देता है और उसके लिए किसी तरह का कंसिडरेशन नहीं लेता है, तो उस एसेट्स की इनकम जो है वो उसकी खुद की पर्सनल इनकम मानी जाती है, ना कि एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी। ऐसा कई बार जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लोग चीटिंग करने के लिए अपनी एसेट्स को इधर उधर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसकी इनकम जो होगी वो उसकी खुद की ना हो कि उस व्यक्ति की आय होगी। जैसे आपने अपने किसी दोस्त के नाम से, अपने सर्वेंट के नाम से और किसी के नाम से कोई एसेट ले ली और फिर उसके लिए जो है उस इनकम जो होगी, उस व्यक्ति ने अगर ज़्यादा कुछ कमाया नहीं होगा तो उसके भी टैक्स नहीं लगेगा, आप उससे पैसे ले लोगे और आपने टैक्स भी बचा लिया, पैसा भी कमा लिया और थोड़ा बहुत आपने उसको दे दिया, या ऑब्लाइज करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है कहती है कि अगर आपने प्रॉपर रिटर्न लिया ही नहीं और ऐसे ट्रांसफ़र करी तो इसकी इनकम उस व्यक्ति की इनकम ना होकर आपकी इनकम होगी। लेकिन अगर इस एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया फ्यूचर में और आपकी फैमिली को अगर मिला तो उसमें आपका हिस्सा तो आपकी इनकम होगी, आपकी वाइफ का हिस्सा होगा वो भी आपकी इनकम होगी, आपके माइनर चाइल्ड होंगे उनकी इनकम भी आपकी इनकम होगी, जिसे 1500 रुपये का रिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपका मेजर सन और आपकी मैरिड डॉटर को अगर हिस्सेदारी मिलती है तो वो उनकी खुद की इनकम होगी। तो मतलब अगर आप याद करेंगे तो ये क्लबिंग लेसन के अंदर ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है, और इनकम टैक्स के अंदर यही चीज़ है कि इनकम टैक्स सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो है सारे लेसन्स लगभग मैं करवा रहा हूँ कि भाई एक चीज़ दूसरी जगह, दूसरी चीज़ तीसरी जगह काम आती रहती है। तो आप भले किसी भी लेसन का क्वेश्चन हो, अगर उसमें एक बार आपको थोड़ा क्लू मिल गया कि भाई हाँ ये एचयूएफ के सदस्यों के बारे में है, तो चाहे एचयूएफ लेसन से चाहे क्लबिंग से एक फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ उसमें लिखा जा सकता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि परिवार के विभाजन के समय कर्ता की पत्नी को दी गई अतः उसकी जो अनमैरिड डॉटर्स है उनके खर्चे के लिए दी गई एसेट्स जो है वो संपत्ति में परिवर्तित नहीं, मतलब फैमिली की जो एसेट्स में परिवर्तित नहीं की जा सकती है, और ना उसकी फैमिली इनकम जो है उसके अंदर उनकी इनकम को शामिल कर सकते हैं। तो मतलब कि अगर एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो उसकी फैमिली के अंदर जो उसकी वाइफ है उसको जो मिला है और उसकी जो अनमैरिड डॉटर्स है उनकी शादी वादी के खर्चे के लिए अगर कुछ एसेट्स को रखा गया है तो इसकी इनकम भी उनकी होगी। और अगर आप उसकी जो एसेट्स है वो फैमिली की एसेट्स के अंदर वापस आप शामिल भी नहीं कर सकते। भाई आपने अपनी बेटी के लिए जो है वो एक गोल्ड जो है उसका एक हिस्सा रख दिया, तब ये उसके ऊपर अगर कोई इनकम भी होती है, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हो जिस पर आप पैसा कमा सकते हो, तो वो भी उनकी ही इनकम होगी, और ना फ्यूचर में आप इस एसेट्स को वापस से फैमिली इनकम के अंदर शामिल कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी मैंने जितना जनरली क्लास में जितना समझाते हैं उससे भी ज़्यादा उल्टा आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। और अब मैं इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको करके बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि भाई हमको इसमें अलग से कुछ भी नहीं है कि भाई अलग से कुछ आपको सीखना है, आपका सारा प्रीवियस नॉलेज जो है वो काम आएगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि डिडक्शन वाला लेसन जो है वो बीच में आ जाता है, लेकिन ये टाइम की प्रॉब्लम की वजह से डिडक्शन जो है बीच में अपन करने वाले थे लेकिन कर नहीं पाए। पार्टनरशिप के साथ ही मैं बता रहा था कि थोड़े थोड़े करके आपको डिडक्शंस बता दूं, क्योंकि डिडक्शंस को याद रखना इतना थोड़ा आसान नहीं होता। बहुत सारे डिडक्शंस हैं, उनके अपने छोटे बड़े रूल्स हैं, तो वो सारे आपके कई सारे लेसन्स के अंदर काम आते हैं। तो ऐसी कोशिश करूंगा मैं कि धीरे धीरे आपको इस लेसन में जैसे जैसे डिडक्शन आते रहेंगे तो वो डिडक्शंस भी मैं आपको बताता रहूँगा, जैसे कि वो भी आपके साथ के साथ होते रहे। तो अभी मैं आपको इसमें आगे नेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताता हूँ।